दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। इस पोयम को लिखा था W.B. येट्स ने। दोस्तों W.B. येट्स ने इस पोयम को अपनी बेटी के लिए लिखा था। उनकी बेटी का नाम था एनी और एनी का जन्म हुआ था 26 फरवरी 1919 में। जब एनी पैदा हुई थी तो W.B. येट्स को अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होने लगती है। उन्होंने सोचा कि सोसाइटी में हर जगह खून खराबा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, लोग दुष्ट हो गए हैं। ऐसे माहौल में उनकी बेटी कैसे ज़िंदगी को जिएगी, क्या उसका फ्यूचर होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1918 में ख़त्म हुआ था और एक साल बाद इनकी बेटी पैदा होती है। और जब इनकी बेटी पैदा होती है उस टाइम पर एंग्लो आयरिश वॉर भी चल रहा होता है। तो W.B. येट्स को अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी और अपनी बेटी के पैदा होने के 2 दिन बाद ही उन्होंने इस पोयम को लिखना शुरू कर दिया था। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करा, 2 दिन बाद ही पोयम लिखनी शुरू कर दी और 1921 में इस पोयम को पब्लिश करवा दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, W.B. येट्स बहुत ही सेंसिटिव इंसान थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की परवाह करते थे। तो चलिए दोस्तों पोयम को शुरू करते हैं। थोड़ी सी मुश्किल पोयम है लेकिन बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको पूरी पोयम को समझाऊंगा। वन मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग एंड हाफ हिड अंडर दिस क्रैडल हुड एंड कवर लेड माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन। दोस्तों इन लाइंस में W.B. येट्स बोलते हैं कि बाहर बहुत तूफ़ान है, बहुत तेज़ तूफ़ान है और मौसम बहुत ख़राब है। दोस्तों ख़राब मौसम W.B. येट्स के इमोशंस का एक रिफ्लेक्शन है। ख़राब मौसम के ज़रिए हमें बताने की कोशिश करी जा रही है कि माहौल कितना ख़राब है और W.B. येट्स कितना परेशान है। एक तूफ़ान वो है जो बाहर है, मतलब बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, बहुत खून खराबा है, और एक तूफ़ान W.B. येट्स के अंदर चल रहा है। येट्स बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। क्रैडल से यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, बहुत मासूम है, वो इस तूफ़ान का सामना नहीं कर सकता। जो कुछ खून खराबा वायलेंस हो रहा है दुनिया में उसका सामना मेरा बच्चा नहीं कर सकता। देयर इज़ नो ऑब्स्टेकल बट ग्रेगोरीज वुड एंड वन बेयर हिल। दोस्तों ग्रेगोरी W.B. येट्स के बहुत अच्छे दोस्त थे। इनका पूरा नाम था विलियम रॉबर्ट ग्रेगोरी। ये एक आयरिश क्रिकेटर थे और ग्रेगोरी को 36 साल की उम्र में इटली की आर्मी ने उड़ा दिया था। इटली की आर्मी ने मार दिया था। बाद में इटली की आर्मी ने कहा था कि गलती से हमने मार दिया। तो 36 ईयर्स की उम्र में इन्हें मार दिया गया था। W.B. येट्स अपने दोस्त ग्रेगोरी को याद करते हैं और बोलते हैं कि जब ग्रेगोरी के फादर उन्हें नहीं बचा पाए तो फिर मैं अपनी बेटी को कैसे बचा सकता हूँ। जब ग्रेगोरी के फादर ग्रेगोरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर मैं कैसे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करूँगा। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, W.B. येट्स बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो इस तूफ़ान को रोक सके, इस तबाही को रोक सके, इस खून खराबे को रोक सके। ऐसा कोई नहीं है, कोई बांधा नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। वेयर बाय द haystack एंड रूफ लेवलिंग वाइंड। इस पूरी लाइन को समझो साथ में। ग्रेगोरीज वुड एंड वन बेयर हिल वेयर बाय द haystack एंड रूफ लेवलिंग वाइंड। यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि ग्रेगोरी का फार्म जो था, जो जंगल था, वो अब सुनसान है, वहाँ पर कोई नहीं है। उसका फार्म में सूखी घास का ढेर है और तेज़ हवाएं चल रही हैं और कुछ नहीं है वहाँ पर। मतलब ग्रेगोरी दुनिया से जा चुका है। ब्रेड ऑन द एटलांटिक कैन बी स्टेड। ऐसा लग रहा है कि ये तूफ़ान बहुत दूर से आया है, अटलांटिक से आया है, और ऐसा लगता है कि ये तूफ़ान अभी जारी रहेगा, ऐसी ही दहशत फैलाता रहेगा, अभी ये तूफ़ान शांत नहीं होने वाला। एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉकड एंड प्रेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम डेट इज़ इन माई माइंड। दोस्तों जब हम टेंस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, तो इधर से उधर वॉक करते हैं, इधर से उधर टहलते हैं, चलते फिरते रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो W.B. येट्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। W.B. येट्स बोलते हैं कि मैं बेचैन हूँ, इधर से उधर वॉक कर रहा हूँ, 1 घंटे से 1 घंटे से इधर से उधर टहल रहा हूँ और गॉड से प्रे कर रहा था, टहलते हुए गॉड से प्रे कर रहा था।
I have walked and prayed for this young child an hour. मैं 1 घंटे से इधर से उधर चल रहा था और अपने बच्चे के लिए गॉड से प्रे कर रहा था. And heard the sea wind scream upon the tower and under the arches of the bridge and scream in the arms above the flooded stream. और मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ मुझे इस तूफ़ान की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. ये तूफ़ान की आवाज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ रहीं. इस तूफ़ान की दहशत हर जगह है. मैं जहाँ भी जाता हूँ ये आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं और मुझे बेचैन करती हैं. दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तूफ़ान यहाँ पर खून खराबे के लिए यूज़ हुआ है. तूफ़ान का मतलब है वॉर. तो वॉर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है और हर जगह बर्बादी ही बर्बादी है. हर जगह लोगों की चिल्लाहटें हैं. हर जगह दुख और दर्द का माहौल है. और इस माहौल में W.B. येट्स बेचैन हो रहे हैं ये सोचकर कि उनकी बेटी का फ्यूचर कैसा होगा. उनकी बेटी किस तरह से ऐसे माहौल में जिएगी. इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी डैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम. इस लाइन को थोड़ा समझना आप लोग. W.B. येट्स बोलते हैं कि जिस तरह से लोग दुष्ट होते जा रहे हैं, सोसाइटी में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि फ्यूचर में इस तरह का वॉर होगा. लेकिन जो खून खराबा फ्यूचर में होना था वो आज शुरू हो चुका है. फ्यूचर प्रेजेंट में आ गया है. फ्यूचर को प्रेजेंट में देखा जा सकता है. मतलब जो वॉर फ्यूचर में स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी थी वो स्टार्ट हो चुका है. डांसिंग टू अ फ्रेंजीड ड्रम आउट ऑफ द मर्डरियस इनोसेंस ऑफ द सी. दोस्तों, इन दोनों लाइंस को मैं इंग्लिश में समझाता हूँ, हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रही है. द पोएट इमेजिन्स द फ्यूचर in course of his excitement and fear that the future years have come out of the sea and it is dancing to the crazy beat of the drums. Like every affectionate and caring father, the poet is anxious for his infant daughter. पोएट अपने डॉटर के लिए परेशान है. वॉर के चलते पोएट अपने डॉटर के लिए परेशान है. May she be granted beauty and yet not beauty to make a stranger's eye distraught. येट्स अपनी बेटी के लिए दुआ करते हैं. येट्स कहते हैं कि गॉड मेरी बेटी को खूबसूरती देना, मगर इतनी ज़्यादा खूबसूरती मत देना कि गंदी निगाहें उस पर पड़ें. मेरी बेटी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने. खूबसूरती ख़तरनाक भी हो सकती है, इस वजह से ज़्यादा खूबसूरती मत देना. और हर्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच. मेरी बेटी को इतना खूबसूरत मत बनाना कि वो हर टाइम अपनी खूबसूरती के बारे में सोचती रहे, हर टाइम अपने आप को निखारती रहे. मेरी बेटी हर टाइम शीशे के सामने अपने आप को संवारेगी और प्रैक्टिकल लाइफ से दूर हो जाएगी. इस वजह से उसे ज़्यादा ब्यूटी मत देना. कंसिडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड. और मेरी बेटी को लगेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ब्यूटी ही है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो ब्यूटी को देने लगेगी. लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी डैट चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड. दोस्तों, येट्स का ऐसा मानना था कि खूबसूरत लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उन्हें ज़्यादा फेवर मिलते हैं. तो अगर मेरी बेटी बहुत खूबसूरत हो गई तो फिर उसमें घमंड आ जाएगा. मेरी बेटी ये सोचेगी कि दुनिया में हर काम खूबसूरती की बिना पर हो सकता है. मेरी बेटी में काइंडनेस नहीं रहेगी, गुडनेस नहीं रहेगी, और इस वजह से मेरी बेटी को कोई अच्छा दोस्त भी नहीं मिलेगा. क्योंकि खूबसूरत लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की खूबसूरती देखकर फ्रेंडशिप करते हैं, उनकी बाउंडेशन अच्छी नहीं होती. W.B. येट्स इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों दे रहे हैं खूबसूरती का, मैं आपको आगे की लाइंस में इसको बताऊंगा. आपको क्लियर होगा कि W.B. येट्स इतना ज़्यादा खूबसूरती पर क्यों ज़ोर दे रहे हैं. Helen being chosen found life flat and dull, and later had much trouble from a fool, while that great queen that rose out of the spray, being fatherless could have her way, yet choose a bandy lash smith for man. It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat, whereby the horn of plenty is undone. दोस्तों, येट्स कहते हैं कि खूबसूरत औरतें जितनी खूबसूरत होती हैं
उतनी ही बेवकूफ़ भी होती हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है हेलन का। हेलन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हेलन ग्रीक मैथोलॉजी की क्वीन थी और हेलन को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता है। W.B. यीट्स कहते हैं कि हेलन जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बेवकूफ़ भी थी। हेलन मेनिलॉस से शादी करती है। मेनिलॉस एक बूढ़ा आदमी था और उम्र में हेलन से बहुत बड़ा था। इसके बाद हेलन प्रिंस ऑफ ट्रॉय के साथ भाग जाती है। हेलन के बाद एग्जाम्पल दिया जाता है एफ्रोडाइट का। ग्रेट क्वीन यहाँ पर एफ्रोडाइट को कहा गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एफ्रोडाइट पानी में पैदा हुई थी। इसका कोई फादर नहीं था, ये फादरलेस थी। तो W.B. यीट्स कहते हैं कि एफ्रोडाइट का कोई फादर नहीं था उसे गाइड करने के लिए। उसके फादर नहीं थे ये बताने के लिए कि उसके लिए कौन सा पार्टनर सूटेबल है, लेकिन मैं अपनी बेटी को बताऊंगा कि उसके लिए कौन सा सूटेबल पार्टनर है। मैं हूँ यहाँ पर अपनी बेटी को गाइड करने के लिए। तो यहाँ पर इन लाइंस में W.B. यीट्स यही बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को ज़्यादा खूबसूरत मत बनाना, ज़्यादा खूबसूरती भी अच्छी नहीं होती। इन कोर्टेसी आई वुड हैव हर chiefly learned hurts are not had as a gift but hurts are earned by those that are not entirely beautiful। दोस्तों, W.B. यीट्स कहते हैं कि प्यार खूबसूरती की वजह से नहीं होता। प्यार सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी की वजह से नहीं होता। प्यार को कमाना पड़ता है गुड एफर्ट से, काइंडनेस से। ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे बिल्ड होता है। इस वजह से W.B. यीट्स कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी काइंड बने। Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise, and many a poor man that has roved, loved and thought himself beloved, from a glad kindness cannot take his eyes। यीट्स कहते हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ खूबसूरती को देखकर प्यार करते हैं और इस तरह के लोग बेवकूफ़ होते हैं, स्टूपिड होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है चार्म मेड वाइस। इसका मतलब है कि खूबसूरती से समझदार बने हुए। मतलब सिर्फ दिखने में समझदार हैं लेकिन होते नहीं हैं। सिर्फ उनके आउटर लुक्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो समझदार हैं, लेकिन वो लोग बेवकूफ़ होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि W.B. यीट्स अपनी वाइफ जॉर्जिनिया हाइड लीस की तरफ इशारा कर रहे हैं। यीट्स की वाइफ जॉर्जिनिया खूबसूरत नहीं थी, ज़रा भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनकी वाइफ उनसे बहुत प्यार करती थी, उन्हें सपोर्ट करती थी। जॉर्जिनिया से पहले यीट्स की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मॉड गॉन। मॉड गॉन आयरिश एक्ट्रेस थी और बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। W.B. यीट्स मॉड गॉन के दीवाने थे और 4 बार W.B. यीट्स मॉड गॉन को प्रपोज करते हैं, लेकिन चारों बार मॉड गॉन उनके प्रपोजल को ठुकरा देती है और लास्ट में मेजर जॉन ब्रिज से शादी कर लेती है। W.B. यीट्स इस बात से बहुत दुखी थे और इसी वजह से यीट्स जोर दे रहे हैं कि खूबसूरती को मत ढूंढो, काइंडनेस को ढूंढो। क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसने W.B. यीट्स को धोखा दिया, उन्हें सपोर्ट नहीं करा। लेकिन उनकी वाइफ जो बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी, उन्होंने W.B. यीट्स का हमेशा साथ दिया। इस वजह से W.B. यीट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी उनकी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बने बल्कि उनकी वाइफ की तरह बने। May she become a flourishing hidden tree that all her thoughts may like the linnet be, and have no business but dispensing round their magnanimities of sound। दोस्तों, इन लाइंस में W.B. यीट्स कहते हैं कि मेरी बेटी मॉड गॉन जैसी खड़ूस, घमंडी और बॉम्बेस्टिक नहीं हो। बॉम्बेस्टिक का मतलब जो लोग बोलते बहुत हैं लेकिन होते कुछ नहीं हैं, शो ऑफ करने वाले। दोस्तों, W.B. यीट्स चाहते हैं कि मेरी बेटी लाइनेट जैसी हो। लाइनेट एक बर्ड होती है, छोटी सी। ये बर्ड अपने में ही मगन रहती है। इसको कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये अपने में ही मगन रहती है और बहुत खुश रहती है। तो पोएट चाहता है इसी तरह उसकी बेटी भी होनी चाहिए, लाइनेट की तरह खुश रहने वाली। नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चेस, नॉर बट इन मैरीमेंट अ क्विरल। पोएट चाहता है कि उसकी बेटी अंदर से खुश हो,
उसमें ज़्यादा एम्बिशन ना हो, ज़्यादा एम्बिशियस वाली वो नहीं हो। दोस्तों, जब हमारे डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं तो फिर सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग खुश नहीं रह सकते। लेकिन हमारे अंदर डिज़ायर होना भी ज़रूरी है। डिज़ायर होना ज़रूरी भी है, लेकिन अगर वो डिज़ायर बढ़ जाए तो फिर वो हमें तबाह भी कर सकती है। तो डिज़ायर होनी चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस। दोस्तों, यहाँ पर फिर से यीट्स इशारा करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड मॉड गॉन का। यीट्स कहते हैं कि मेरी बेटी लॉयल होनी चाहिए, वफादार होनी चाहिए, और सिर्फ एक इंसान की चाहत उसके दिल में होनी चाहिए। सिर्फ एक इंसान के प्रति वो वफादार होनी चाहिए, मॉडगॉन की तरह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि मॉडगॉन की बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप थी और मॉडगॉन ने जॉन मैकब्रिज से शादी करी थी। लेकिन मॉडगॉन और मैकब्रिज का जब बच्चा पैदा होता है तो फिर इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, इनकी शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। तो पोएट कहता है कि इस तरह की औरत मेरी बेटी ना बने, वो सिर्फ एक इंसान की वफादार हो। दोस्तों, ये पूरी पोयम बहुत बड़ी है, टोटल 10 स्ट्रैंजा हैं इस पोयम में, और अभी हमने सिर्फ 6 स्ट्रैंजा पढ़े हैं, मतलब आधे से ज़्यादा पोयम पढ़ ली। 4 स्ट्रैंजा का एनालाइजेशन बचा हुआ है। बचे हुए 4 स्ट्रैंजा का एनालाइजेशन मैं कल अपलोड कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।